फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था कि सोडियम का टुकड़ा हमने लिया था और सोडियम के टुकड़े को जब हमने जल से क्रिया करवाई थी तब इस प्रकार से ज्वलनशील पदार्थ उत्पन्न हुआ था और ये जल गया था। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम जो है वो सोडियम धातु जो है वो जल से क्रिया करता है और इसे ये सोडियम जो धातु है वो बहुत ही अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से रखा जाता है और जल की शीघ्रता से क्रिया होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है जिससे यह इसकी क्रियाशीलता कम हो सके। आपने देखा सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। आप लोग देखते हो आयरन मतलब लोहा, लोहे को अगर जल में छोड़ दें तो जंग लगने की जो प्रक्रिया हमने पढ़ा था कि आयरन, लोहा और वायु तीनों संपर्क में आकर और जंग लग जाता है, तो ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। आप लोग देखते हैं कि लोहे को जल में रख कर छोड़े तो तुरंत उसमें जंग नहीं लगता और वो लंबे समय तक अगर उसमें रखा रहे तब उसमें जंग लग जाता है। तो ये बहुत ही धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। अधातु जितने भी हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे, यद्यपि ये वायु में बहुत सक्रिय होते हैं, वायु से तुरंत क्रिया कर लेते हैं। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस अधातु है और जल से उसकी अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन वायु में अगर उसको फास्फोरस को खुला छोड़ दे तो वह तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए फास्फोरस जो होगा वो बहुत ही सक्रिय पदार्थ कहलाएगा और इसकी सक्रियता को, इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जल में डालकर रखते हैं जिससे उसकी क्रियाशीलता कम हो जाए, क्योंकि फास्फोरस जल के साथ क्रिया नहीं करता। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, कुछ एक अभिक्रियाएं दे रखी हैं, कुछ एक उसमें दे रखे हैं कि भाई कौन किससे क्रिया करता है या किस में वो ज़्यादा सक्रिय होता है, किस में वह क्रियाशील नहीं होता। तो ये आप याद रखोगे। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, मतलब फास्फोरस वायुमंडल के संपर्क में नहीं आए, इसके लिए इसको क्या करते हैं, जल में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया था। सोडियम को किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में। फास्फोरस को किस में रखते हैं, जल में। ठीक है, सोडियम जल से क्रिया करता है और विस्फोट उत्पन्न होता है या आग लगने का डर रहता है और आग लग जाती है, और फास्फोरस अगर वायु के संपर्क में रहता है तो वो आग पकड़ लेता है। अब अपन पढ़ते हैं अम्लों से क्रिया, कि धातु और अधातु की अम्लों से किस प्रकार से क्रिया होती है। तो हम क्या करेंगे कि अम्ल लेंगे और अलग अलग प्रकार के धातु और अधातु लेंगे और उनमें अम्ल डालेंगे या अम्ल में धातु अधातु डालेंगे और हम देखेंगे कि क्या उसमें रिएक्शन होता है, क्या अभिक्रिया होती है। उसके लिए, क्योंकि धातु जो है वो अम्लों से क्रिया करके कुछ गैस बनाते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिकल यदि आप कभी करें तो हमेशा परख नली से, जो कांच का पात्र है, उससे अपना मुंह दूर रखें, क्योंकि वो जो गैस है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने परख नली ली, अलग अलग प्रकार की परख नली ली, कांच की ट्यूब आती है उसको अपन बोलते हैं परख नली, उन्हें A, B, C, D, F से चिन्हित कर दिया। ठीक है, और ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला। ठीक है, हमने देखी क्या किया, परख नलियाँ ली, ये देखिए यहाँ परख नली को चिन्हित कर दिया और चिन्हित करके उसमें हमने नाम रख दिया। देखो ए में हमने क्या डाला, मैग्नीशियम, बी में क्या डाला, एल्यूमिनियम, सी में क्या डाला, आयरन, डी में क्या डाला, कॉपर, ई में क्या डाला, लकड़ी का कोयला, और एफ में क्या डाला, सल्फर। ठीक है, ये डाल के और हमने उसको रख दिया और उसमें हमने बारी बारी से क्या डाला, सब में बारी बारी से हमने डाला HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए हम क्या देखते हैं कि कई जो धातु है वो तो सामान्यतः पर ही क्रिया कर लेते हैं,
और कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनको गर्म करना पड़ता है, वो सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करते। लकड़ी का कोयला, लकड़ी के कोयलों को आप अम्ल में डालोगे तो कोई क्रिया नहीं होती। सल्फर का चूर्ण है, सल्फर के चूर्ण में आप HCl डालोगे तो कोई क्रिया नहीं होगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अधातु है, अधातु कभी भी अम्ल से क्रिया नहीं करेगा, विशेष परिस्थितियों में ही वो करता है। सामान्यतः जो है वो अधातु अम्लों से क्रिया नहीं करेंगे। तो देखिए, क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परम नली के मुंह पर जलती हुई माचिस की तीली लाने पर हम क्या करेंगे? देखिए, ये हमने डाल लिया और ये HCl डाला उसके अंदर, और दूसरी कंडीशन में हमने क्या डाला? सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों से क्रिया करवाएंगे। एक बार हमने ये डाला और दूसरी बार फिर हम उनमें परम नलियों में ये डालते हैं, और डालते ही अपन क्या करते हैं? जलती हुई तीली इन सभी परम नलियों के ऊपर ले जाते हैं, और सभी परम नलियों के ऊपर ले जाने पर हम क्या देखते हैं कि कुछ परख नलियों के ऊपर जैसे अपन जलती हुई तीली ले जाते हैं तो वो तीली और तेज जलने लगती है, और पॉप की ध्वनि मतलब चट चट की ध्वनि, उसमें उस जलती हुई तीली को जब अपन ले जाता है तो चट चट की ध्वनि जो है, पॉप की ध्वनि जो है, वो हमें सुनाई देती है। और कुछ परख नलियों के ऊपर ले जाने पर हमें कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती। तो जिन परख नलियों के ऊपर हमें पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, उनके ऊपर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब परख नलियों के ऊपर हम जलती हुई तीली ले जाते हैं और उनमें चट चट की आवाज़ आती है या फटफट की आवाज़ आती है, तब हम ये कह सकते हैं कि उन परख नलियों में से अभिक्रिया के बाद में और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये जो पॉप की ध्वनि हमें सुनाई देती है या फटफट की हमें जो ध्वनि सुनाई देती है, वो इन में से जो धातु हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके ऊपर हम जलती हुई तीली ले जाने पर हमें वो ध्वनि सुनाई देगी। तो हम कह सकते हैं कि धातु जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बात समझ में आ गई? तो हाइड्रोजन गैस बनने पर कैसी आवाज़ सुनाई देती है? पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, या अपन इसको कह सकते हैं फटफट की ध्वनि सुनाई देती है। तो क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। धातु की क्रिया अलग होगी, अधातु की क्रिया अलग होगी। और माचिस की तीली ले जाने पर कुछ में सभी परख नलियों के ऊपर पॉप की ध्वनि में सुनाई नहीं देगी, कुछ परख नलियों के ऊपर हमें यह ध्वनि सुनाई देती है। तो वो क्यों देती है, उसका कारण क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि उन परख नलियों में से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और उस हाइड्रोजन गैस के कारण ही हमें ध्वनि, पॉप की ध्वनि या फटफट की ध्वनि हमें सुनाई देती है। आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। अधातु क्या है? अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेंगे, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। धातु अम्लों से क्रिया करेंगे क्योंकि हमने जो ABCD E ये जो परख नलियाँ ली हमने, 5 परख नलियाँ, 6 परख नलियाँ, इनमें कुछ परख नलियों के ऊपर ही हमें ध्वनि सुनाई देगी। इसका मतलब वो कौन कौन सी परख नलियाँ होंगी जिनमें पॉप की ध्वनि में सुनाई देगी? वो वही होंगी जिनमें हमने धातु डाला है, और जिनमें अधातु डाला हुआ है उनमें हमें किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। परंतु धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी क्रियाशीलता कम होती है,
अब जब अपन अम्ल पढ़े थे तब अम्ल और अम्ल भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। ठीक है, तो कॉपर जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो ज़्यादा पावरफुल है और इसमें H2 की मात्रा होती है। H2SO4 है ना, तो H2 की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। तो कुछ जो धातु हैं वो इस प्रकार के भी हैं जो जिनकी क्रियाशीलता कम होती है और कई ऐसे धातु हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो ज़्यादा क्रियाशील है वो जल्दी क्रिया करेंगे और जो कम क्रियाशील है वो धीरे धीरे क्रिया करते हैं या कई बार गर्म करने पर भी वो भी क्रिया नहीं करते। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय सावधानी हम बरतते हैं और उसे प्लास्टिक स्पैचुला बोलते हैं उसको, एक आता है वो पकड़ने के लिए, उससे अपन पकड़ते हैं उसको। हाथ से कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को अपन हाथ नहीं लगाते उसको। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो टिकिया छोटी छोटी जो ठोस रूप में है उसको अपन किसी चिमटे की सहायता से, चिमटा बोलते हैं इसको, एक तरह से अपन आम भाषा में चिमटा बोल सकते हैं, जिसको रसायन की भाषा में क्या बोलते हैं, स्पैचुला। ठीक है, एक परम नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन जिसमें 3-4 टिकिया 5 ml जल में डालकर घोल बनाते हैं। हमने क्या किया, 5 ml पानी लिया और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की छोटी छोटी टिकिया कितनी ली, 3 से 4। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालेंगे। एल्यूमिनियम की पन्नी आप जानते हो, एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, तो उसकी पन्नी का टुकड़ा आप डाल सकते हो। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह पे और ले जाते हैं। पोप ध्वनि क्या दर्शाती है? पहले की तरह पोप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। जैसे अपन उसके ऊपर ले जाते हैं तो पोप की ध्वनि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी ध्वनि किसी भी प्रकार से होती है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आप ये कह सकते हो कि एल्यूमिनियम जो धातु है वो किससे क्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ तक हमारे सामने 2 बातें सामने आई है। पहली बात तो ये कि धातु जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये पहली बात। ठीक है, और अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होती। बात समझ में आएगी, एक अंतर आपको पता लग गया क्या, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और अधातु अम्लों के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती। ये आप नोट कर लोगे। दूसरा, धातु जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब धातु जो है वो क्षार, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और अधातु की जो क्षार के साथ अभिक्रिया होती है, अम्ल के साथ वो क्रिया करते ही नहीं है, और क्षार के साथ जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल है। वो अपन उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे इसकी अभिक्रिया। तो इसकी अभिक्रिया बहुत ही जटिल है, आप ये लिख सकते हो। तो आपके सामने 2 अंतर आ गए, अम्ल के साथ और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके धातु तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और अधातु जो है वो अम्ल के साथ तो क्रिया करते ही नहीं है और क्षार के साथ इनकी अभिक्रिया बहुत ही जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, अब अगला जो बिंदु है वो है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। विस्थापन शब्द बहुत बार आया होगा, आपने पढ़ा होगा, वेग, विस्थापन, त्वरण पढ़ा होगा ना छोटी क्लासों में, 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। तो विस्थापन का अगर अपन सीधा सीधा अर्थ देखें तो विस्थापन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है ना, वो विस्थापन होता है। तो अभिक्रियाओं में भी विस्थापन होता है,
अभिक्रियाओं में विस्थापन किसका होता है? जो धातुएं साथ में जुड़ी रहती हैं उनका विस्थापन हो जाना। जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर किसके साथ जुड़ा हुआ है? सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब मान लो जिंक उसके साथ क्रिया कर रहा है या कोई अन्य धातु उसके साथ क्रिया कर रही है, दो धातुएं आ गई है। यहाँ देखोगे, ध्यान दोगे कि यहाँ दो धातु है। एक धातु जो है वो दूसरी धातु को उसके जगह से हटाकर वहां खुद आ जाती है। बात समझ में आ गई? तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या होगा? धातुएं कितनी होंगी? दो धातुएं होंगी। ठीक है। जैसे एक तो आ गया कॉपर सल्फेट, ये तो यौगिक बना हुआ है, एक पदार्थ बना हुआ है कॉपर सल्फेट, और दूसरा केवल एक धातु है जिंक या आयरन। ठीक है। कोई भी एक धातु जिसको जो किसी अन्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है या जुड़ा हुआ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जिंक जो है वो क्या करेगा? कॉपर को वहां से हटा देगा और वहां खुद आ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अकेला रह जाएगा अलग। बात समझ में आ गई? तो विस्थापन हो गया ना, एक धातु दूसरे धातु को अपनी जगह से हटा देती है और खुद वहां आ जाती है। इसको अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। तो शब्द जो हमने हेडिंग पढ़ा है उसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन यहाँ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया। ये 7वीं क्लास में था, आपको याद होगा थोड़ा बहुत। कॉपर सल्फेट CuSO4, उसके साथ किसकी अभिक्रिया कर रही थी? आयरन की। आयरन मतलब Fe की क्रिया। ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ अन्य भी अभिक्रिया है। इसमें क्या करेगा? आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और आयरन खुद सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो देखिए इसमें दो धातु है, कौन कौन सी? एक तो कॉपर है, दूसरी धातु कौन सी है? आयरन है। ठीक है। तो आयरन क्या कर देगा? कॉपर को यहाँ से हटा देगा और सल्फेट के साथ खुद एक यौगिक बना लेता है, खुद एक पदार्थ बना लेता है। अब यहाँ पर एक बात आप और पढ़ोगे कि धातुएं जो हैं, हमने अभी पढ़ा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई थी, हमने करवाई थी ना। उसमें कुछ धातु तो ऐसे हैं जो तुरंत अम्ल डालते ही अभिक्रिया कर लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो गर्म करने पर भी नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ धातु तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जिनकी क्रिया कराते ही तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, और कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया नहीं करते, कम करते हैं। तो उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। तो धातुओं में भी अलग अलग वर्ग बनाए गए, धातुओं को भी अलग अलग सीक्वेंस में रखा गया। कौन से सीक्वेंस में? कि कुछ धातुएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। अब बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगा तो क्या होगा? वो किसी को भी हटा देगा। ठीक है ना। आप क्लास में देखते हो कि जो बच्चा एक्टिव है, जो ज़्यादा कार्यशील है, ज़्यादा क्रियाशील है, वो किसी भी बच्चे को कहीं से भी हटा के वहाँ खुद बैठ सकता है ना। और जो नीरस है, अक्रियाशील है, सुस्त बच्चा है, वो किसी को भी बच्चे को हटा के वहाँ खुद नहीं बैठ सकता। जो तेज नहीं है, जो बच्चा तेज नहीं है, एक्टिव नहीं है, क्रियाशील नहीं है, वो बच्चा क्या किसी दूसरे बच्चे को हटा सकता है क्या? उसकी जगह से नहीं हटा सकता ना। वो सीधा साधा सा बच्चा और वो अपनी जगह पे बैठा रह सकता है। अगर दूसरा एक्टिव बच्चा आ जाएगा, उसको हटाएगा तो वो हट जाएगा वहां से। क्यों? क्योंकि वो क्रियाशील नहीं है, इसलिए। तो ये बात समझ गए। जो तेज बच्चा होता है, जो एक्टिव होता है, जो क्रियाशील होता है, वो किसी भी बच्चे को हटाकर खुद उसकी जगह बैठ सकता है। और जो बच्चा सुस्त होगा, कम क्रियाशील होगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, वो बच्चा किसी भी ज़्यादा एक्टिव वाले बच्चे को उसकी जगह से नहीं हटा सकता। ये बात आपने क्लासरूम में देखी होगी। ठीक है ना। ठीक वही प्रक्रिया आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि अलग अलग धातुएं जो हैं वो उनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील है वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। जैसे मान लो इस कॉपर की जगह, यहाँ देखिए यहाँ कॉपर है, इसकी जगह अगर जिंक होता, जिंक सल्फेट होता, तो क्या आयरन उसको हटा देता? क्या नहीं हटा पाता। क्यों नहीं हटा पाता? क्योंकि जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा एक्टिव है,
ज़्यादा क्रियाशील है। तो ज़्यादा क्रियाशील वाला पदार्थ, ज़्यादा क्रियाशील वाली धातु कभी भी नहीं हटेगी। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब अपन यहाँ पर कुछ देखते हैं, कुछ हमने प्रयोग किया है कि 100 ml के 5 बीकर लिए, उन्हें हमने ABCDE अंकित कर दिया। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल ले लिया। प्रत्येक बीकर में हमने कुछ पदार्थ में से एक एक चम्मच डालकर घोल लिया। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में नोट कीजिए। तो ये हमने कितने बीकर लिए? 5 बीकर। 5 बीकर लिए। 5 बीकर में हमने पानी डाला, देखिए बराबर मात्रा में पानी डाला हुआ है, और इसमें कुछ हमने धातुएं डाली, ठीक है ना। हमने धातुएं डाली, इसमें कुछ विलयन डाला, धातु डाली, इसमें कॉपर है, कॉपर सल्फेट का घोल है, देखो यहाँ कॉपर डाला हुआ है, इसमें भी कॉपर सल्फेट का घोल है, और इनमें भी तीनों में अलग अलग पदार्थ है जो भी अभिक्रिया में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम में आप क्या देखते हो, देखो ध्यान से देखना, आपको कुछ परिवर्तन लगा क्या? इन तीनों बीकर में आप देख रहे हो C वाला जो बीकर है जैसा है वैसा ही है, D वाला बीकर भी जैसा है वैसा ही है, और E वाला बीकर भी जैसा था वैसा ही है। मतलब इनमें कोई क्रिया नहीं हुई, देखिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि A वाला जो नीला विलयन था, नीला विलयन था कॉपर सल्फेट का, इसका कॉपर सल्फेट का, ये कॉपर सल्फेट का विलयन था। अब हमने क्या किया, इसमें जिंक का टुकड़ा डाला। मैंने भी बताया ना जिंक बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो जिंक का टुकड़ा जैसे डालेंगे क्या होगा, वह जिंक जो है वो यहाँ कॉपर जो था ना उस कॉपर को तो हटा देगा वो, और उसकी जगह वो खुद आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ हमने क्या डाला, आयरन डाला, एक लोहे का टुकड़ा डाला। लोहे का टुकड़ा डाला तो क्या होगा, लोहे का टुकड़ा भी क्या किया, कॉपर को हटा दिया। कॉपर बेचारा बिना क्रियाशील वाला है, कम क्रियाशील वाला है, वो किसी से भी हट जाता है, ठीक है। तो जिंक ने भी उसको धक्का दे दिया और आयरन ने भी उस कॉपर को यहाँ से हटा दिया और खुद अपना विलयन बना लिया, खुद अपना एक यौगिक बना लिया, खुद अपना एक पदार्थ बना लिया। तो यहाँ पर ये जो था कॉपर सल्फेट का जो घोल था, उस कॉपर सल्फेट के घोल में क्या हुआ कि जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। इसमें आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ मतलब जिसने जिसके साथ जोड़ रखा था ना, जो बना हुआ था वो अपनी जगह उसने नहीं छोड़ी। मतलब इन तीनों में जो भी पदार्थ बना हुआ था वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, ठीक है ना। वो किसी से भी विस्थापित नहीं हुए। बात समझ में आ गई। तो कल अपन इनकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, पांचों की 5 अभिक्रियाएं हैं कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है और कौन किसको विस्थापित नहीं कर सकता। इसका अध्ययन अपन कल करेंगे। यहाँ तक आप इनमें धातु और अधातु में अंतर लिख सकते हो जो मैंने पीछे करवाए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।